हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। मेडिकल डॉक्टर्स आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। आज इंडियन पॉलिटी, एक्चुअली मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ, हिस्ट्री भी साथ ही साथ चलेगी और मैंने प्लान किया है कि इंडियन पॉलिटी भी 8-10 दिन में पूरी कंप्लीट कर दूंगा। हिस्ट्री में भी काम थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि अभी मैं थोड़ा बिजी ही रह रहा हूँ, लेकिन हाँ वो भी मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँगा, पूरी कंप्लीट 4-5 दिनों में कंप्लीट कर दूंगा। नेक्स्ट वीकेंड से पहले सारी हिस्ट्री कंप्लीट कर दूंगा। तो अभी कोशिश तो यही रहेगी 10 दिन में पॉलिटी भी खत्म हो जाए। 10 जून से पहले पहले तो हर हालत में पॉलिटी हिस्ट्री दोनों कंप्लीट हो जाएंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। सो आज पॉलिटी का हम जो पॉलिटी करेंगे वो लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग करेंगे। लक्ष्मीकांत के फर्स्ट चैप्टर पे के बारे में बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क करके एक चैप्टर है पहला जो हमारे लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, उस वहाँ से शुरू करेंगे और लास्ट तक पूरी पॉलिटी ख़त्म करेंगे। एक्चुअली मकसद ये है कि स्टार्टिंग के चैप्टर से शुरू करने का, क्योंकि क्वेश्चन से भी पहली बात तो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जरूर आते हैं। जो स्टार्टिंग के 2-4 चैप्टर हैं इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। और सेकंड थिंग ये कि जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि बेस क्या है, तब तक हम ये क्लियर नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारे फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंट से सब कुछ समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली। इसलिए बेस क्लियर होना जरूरी है। तो हम अभी बात करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी, कब ये विचारधाराएं आई कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसमें कौन कौन मेन बंदे थे जिनको लगा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है हमारे देश को, नेहरू का क्या रोल रहा, अम्बेडकर का क्या रोल रहा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो ये कहानी शुरू तो 1857 जो रिवॉल्ट हुआ उससे पहले ही शुरू हो गई थी। हमने जो 1857 वाला जो रिवॉल्ट कवर किया है उसमें मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया है जो पीछे बैकग्राउंड में इवेंट्स हो रहे थे। तो ये ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ये सब प्लासी का जो वॉर हुआ 1757, उसके बाद धीरे धीरे मतलब इंडिया को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कि अब इंडिया में वो अपनी पॉलिटिकल एंट्री करने वाले थे ऑलमोस्ट, जो कि 1857 की क्रांति के बाद पूरी तरीके से उन्होंने कर ली, उसमें वो सफल रहे। तो हम थोड़ा शुरू से बात करते हैं। तो शुरुआत में अगर स्टार्टिंग से बात करें तो 1600 में ब्रिटिशर्स आते हैं हमारे देश में, और 1600 में यहाँ पे एज अ ट्रेडर आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद 1757 में प्लासी का वॉर होता है, और उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है। बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में जो इलाहाबाद की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, उसने एक बहुत बड़ा क्लू दे दिया इनको और बहुत हेल्प करी कि ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकें, क्योंकि उसमें दीवानी राइट्स अंग्रेजों को दे दिए जाते हैं, ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से होते हैं, और इधर 3 राजा होते हैं, मीर कासिम होते हैं, उसमें शुजाउद्दौला होते हैं, और आपके शाह आलम सेकंड होते हैं। शाह आलम सेकंड के द्वारा एक बहुत बड़ी भूल करी जाती है कि वो दीवानी राइट्स मात्र 20 लाख रुपए की सालाना इनकम पे अंग्रेजों को सौंप देते हैं। तो यहाँ से अंग्रेजों का जो पॉलिटिक्स में एंट्री का पहला पासा सक्सेसफुल होता है, और वो यहाँ से शुरुआत करते हैं इन सब चीज़ों की। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, फिर रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं बीच में, कुछ 1773 का एक्ट हो, चाहे 1813 का एक्ट हो, चाहे 1786-85 का एक्ट हो, 1935 का एक्ट हो, 1909 हो, 1919 हो, या 1947 का एक्ट हो। हम इन सब पे चर्चाएं करेंगे, हम इन सब पे बातें करेंगे। लेकिन हम अभी इस मुहिम में आगे बढ़ें तो उससे पहले हमें फ्रेमवर्क जानना जरूरी है। और 1934 में एम.एन. रॉय जो थे वो पहले इंसान थे जिन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। एम.एन. रॉय एक कम्युनिस्ट नेता थे, कम्युनिस्ट लीडर थे हिंदुस्तान के, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडिंग मेंबर भी थे। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी कजाकिस्तान में, और उसे क्या बोलते हैं, ये वामपंथी नेताओं में बहुत फेमस नेता हुआ करते थे। इन्होंने 1934 में ये बात रखी कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन होने की आवश्यकता है और होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश को चलाने के लिए। अब हम बात करेंगे उससे पहले क्या क्या हो रहा था, ये पॉलिटी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ ऑलरेडी। हालांकि ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ हिस्ट्री में, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपका बेस इसमें भी क्लियर हो, जिससे कि आप पूरी पॉलिटी अच्छे से समझ सकें। हम शुरू करेंगे कंपनीज रूल से। जो कंपनी के जो रूल है 1773 से लेकर 1857 के बीच में क्या घटित हो रहा था, इन पे आइए एक एक करके बात करते हैं।
तो जो पहला स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, वो उसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं हुई, कुछ चीज़ें इसमें नई लाई गई, जैसे जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया। इनमें लॉर्ड वैरन हेस्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, और मद्रास और बॉम्बे को बंगाल का सबऑर्डिनेट किया गया। और इसी के एक साल बाद 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जिसमें एक चीफ जस्टिस रखा गया और 3 जजेस रखे गए। और साथ में एक काम और किया गया, एक रूल और था उस टाइम पे कि जो कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, जो कंपनी में के लिए काम करते हैं, वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, प्राइवेट कोई काम नहीं कर सकते किसी इंडिविजुअल का, या कुछ वैसा नहीं कर सकते, उनको एज ए सरकारी नौकर ट्रीट किया जाएगा। और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम की बॉडी बनाई गई, जो कि सारे कॉमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स देखने का काम करेगी। तो ये सारा होता है हमारे 1773 के एक्ट में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का जो एक्ट है उसको 1784 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट 1784, या फिर उसको पिट्स इंडिया एक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें बेसिकली ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं करे गए जो 1773 में हुए, बहुत सारे वही उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू रखा गया। इसमें कुछ चीज़ें ऐड करी गई। पहली चीज़ थी पिट्स इंडिया एक्ट में, पहली चीज़ ये हुई कि एक नई बॉडी क्रिएट करी गई जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया। कोर्ट लेजिस्लेटिव जो एक्शन थे, जो पॉलिटिकल एक्शन थे और कॉमर्शियल एक्शंस थे, दोनों को अलग अलग किया गया। जो पॉलिटिकल अफेयर मैनेज करने के लिए एक इन्होंने बॉडी बनाई जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसका काम रह गया केवल फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज करना। तो कोर्ट ऑफ कंट्रोल के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक नई बॉडी की स्थापना करी गई, जिसका काम केवल पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करना था। कभी कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से निकल के आया, तो उसका भी आंसर यही होता है, पिट्स इंडिया एक्ट से डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब अगला जो एक्ट है वो उसने मतलब इट वाज द बिगेस्ट स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये है 1833 का चार्टर एक्ट। एक तरीके से कह सकते हैं ये फाइनल स्टेप था। इसमें फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। तो इसमें क्या किया गया कि इन्होंने जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया, और जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, यहाँ के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, यहाँ के जो गवर्नर हुआ करते थे, उनकी जो पावर थी, लेजिस्लेटिव पावर उनसे छीन ली गई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पूरे इंडिया एंटायर कॉन्टिनेंट की पावर, लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई। तो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। और एक बहुत अच्छी चीज और हुई इसमें सिविल सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट हुआ। सिविल सर्विस लॉन्च किया गया इंडियंस के लिए, इंडियंस के लिए नहीं, इंडिया में सिविल सर्विस लॉन्च करी गई। इंडियंस के लिए तो खैर 53 वाले में लॉन्च करी गई थी, इंडिया में सिविल सर्विस लॉन्च करी गई। अब अगले एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो एक्ट था वो था 1853 का एक्ट। इसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल की काउंसिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अलग अलग किया गया। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी उसको प्रोहिबिट किया गया। और 6 तो जो पुरानी काउंसिल हुआ करती थी उसको एक तरीके से प्रोहिबिट करके, या मान लो उसको सेपरेट करके 2 अलग अलग काउंसिल बनाई गई, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और 6 काउंसलर प्रोवाइड करवाए गए। और लोकल इंडियंस जो थे इनको भी सिविल परीक्षा देने का अवसर मिला। बोला गया कि जो लोकल इंडियन पीपल हैं ये भी अब सिविल सर्विस की परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लोकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया इंडियंस का इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ये था आपका 1853 का चार्टर एक्ट। एक क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करता है प्रीलिम्स के टाइम पे, वो है कि सिविल सर्विस इंडिया में लॉन्च कब हुई। इंडिया में लॉन्च इन्होंने कर दी थी 1833 में, लेकिन इंडियंस के लिए वो 1853 में हुई। ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, मुझे लगा बता देना चाहिए। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि कब हुई, और या फिर क्यों इंडियंस के लिए कब हुई और इंडिया में कब हुई। इन दोनों 2 पॉइंट को ध्यान रखना है हमें। ये लास्ट स्टेप था। उसके बाद 1857 का रिवॉल्ट हो जाता है। उसके बाद तो पूरी तरीके से ब्रिटेन अपने अंदर में कंट्रोल कर लेता है, अपने अंडर में ले लेता है पूरे भारत को। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हमारा इतिहास है। हम जरूर हिस्ट्री के साथ पॉलिटी जानेंगे अगले स्टेप में।
अब हम आगे देखेंगे क्राउन रूल्स। 1857 का रिवॉल्ट होता है, उसको बहुत बुरी तरीके से अंग्रेज सप्रेस कर देते हैं। उसके आगे क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पॉलिटी के कंटेक्स्ट में मैं बात करूंगा, अभी हिस्ट्री नहीं, मैं पॉलिटी के कंटेक्स्ट में हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मतलब दोनों चीज़ें यहाँ चल रही हैं, अभी समझ लीजिए। तो 1858 का एक 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक एक्ट पास किया जाता है, वो पूरी हिस्ट्री चेंज करके रख देता है, पूरी इंडियन गवर्नमेंट की, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की। उसमें क्या होता है, पहले तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अबोलिश कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, उससे सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। एक वाइस रॉय करके नई पोस्ट क्रिएट करी जाती है। हमारे लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो पहले वाइस रॉय बनते हैं। इंडिया को पूरी तरीके से सेंट्रलाइज करने के कई सारे प्रयास करे जाते हैं, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो कंसेप्ट होता है डबल गवर्नमेंट का, उसको भी अबॉलिश कर दिया जाता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करके एक पोस्ट क्रिएट करी जाती है, जिसका काम होता है, इट्स लाइक एन एडवाइजर ऑफ वाइस रॉय। वाइस रॉय प्रधानमंत्री की तरीके से काम करता है, जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है ब्रिटिश क्राउन का। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम होता है कि एडवाइस देना वाइस रॉय को। अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला एक्ट आता है 1861 का एक्ट। इसमें क्या होता है कि इंडियंस को लॉ मेकिंग बॉडी में इन्वॉल्व किया जाता है। लॉर्ड कैनिंग 3 लोगों को इन्वॉल्व करते हैं लॉ बनाने के लिए। लॉ मेकिंग बॉडी में इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। 3 नए प्रोविंस बनाए जाते हैं, लेजिस्लेटिव 3 नए लेजिस्लेचर बनाए जाते हैं, एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लिए, एक बंगाल के लिए और एक पंजाब के लिए। 3 नए लेजिस्लेचर बॉडी का निर्माण किया जाता है। पोर्टफोलियो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज। 1861 में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम कहाँ से आया, तो पोर्टफोलियो सिस्टम इसमें रखा जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है 3 स्टेट के लिए, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जिसको अब जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, और पंजाब, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये तीनों के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है। पोर्टफोलियो सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और एक चीज़ और होती है इसमें कि वाइस रॉय को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मिल जाती है कि वो बिना किसी से कंसल्ट किए, बिना ब्रिटिश के क्राउन के कंसल्ट किए 6 मंथ तक कोई भी ऑर्डिनेंस ला सकता है। जैसे अभी भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है पार्लियामेंट की, प्रेसिडेंट के पास, उसी टाइप से प्राइम मिनिस्टर के पास भी होती है। तो वाइस रॉय को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का पावर मिल जाती है। ये अधिकार उसको मिल जाता है कि 6 महीने तक वो अपना बनाया हुआ कोई भी कानून देश में लागू कर सकता है बिना क्राउन के कंसल्ट किए। उसके बाद आता है 1892 का एक्ट। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसमें दो मेन काम करे जाते हैं। पहला तो नॉन ऑफिशियल मेंबर जो होते हैं उनकी संख्या बढ़ा दी जाती है, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई होती हैं इनमें इनको बजट पास करने की परमिशन मिल जाती है, और इनको एक राइट और मिल जाता है कि एग्जीक्यूटिव से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें बस इतना ही हुआ, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। अब आगे बढ़, अगला जो हमारा एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। अगले जो 2 एक्ट होंगे बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट होंगे, ध्यान से सुनिएगा इस पर मैं जो भी बोल रहा हूँ। अगला होता है 1909 मॉले मिंटो रिफॉर्म। बहुत ही फेमस, कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। मॉले मिंटो रिफॉर्म में 2-4 बहुत खास बातें होती हैं। एक तो कम्युनल इलेक्टोरेट बनाया जाता है, सबसे मेन बात जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। कम्युनल इलेक्टोरेट मतलब भी होता है जो मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम्स को चुन सकते हैं। कम्युनिटी वाइज इलेक्टोरल सिस्टम बनाया जाता है। इसलिए लॉर्ड मिंटो जो थे इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोलते हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज 16 से 60 कर दिया जाता है। और एक काम और होता है इसमें, वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसमें इंडियन का इन्वॉल्वमेंट होने लगता है, परमिशन मिल जाती है। सत्येंद्रनाथ सिन्हा करके एक उस समय के इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे, वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तो ये पहले इंडियन थे जिन्होंने इस काउंसिल को ज्वाइन किया था। अब इसके बाद आता है 1919, इसको बोलते हैं चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं कुछ लोग, और 1919 मोंटागू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, प्रोविंशियल को सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट, जो हमारा एक्चुअली जो लिस्ट है, इस लिस्ट वाला वैसे 1935 से लिया गया था हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, लेकिन इसका जो बेस था 1919 में भी पड़ चुका था। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग कर दिया जाता है सेंट्रल सब्जेक्ट से, पहला काम तो ये।
और इसमें एक चीज़ और करी जाती है, जो कम्युनल इलेक्टोरेट का फंडा आया था 1909 में लॉर्ड मिंटो के द्वारा, उसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाता है। मतलब पहले केवल मुस्लिम्स के लिए बनाया गया था 1909 में, लेकिन बाद में सिख, क्रिश्चियंस, जैन और अदर माइनॉरिटी को के लिए भी कम्युनल इलेक्टोरेट की बात करी जाती है। ये था आपका 1919, जिसको चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म के बारे में जानते हैं, मोंटागू चेल्मसफोर्ड। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसी के तहत एक चीज़ और होती है, 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भी करी जाती है, और सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट को भी अलग अलग कर दिया जाता है। और इसको इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी भी बोलते हैं। मतलब डायरकी यहीं से इंट्रोड्यूस करी गई थी 1919 में, ये भी बोला जाता है। तो ये सब हो रहा होता है। उसके बाद अब हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, भी हम पॉलिटी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री लाना बीच में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब आता है 1927, साइमन कमीशन। सर साइमन बहुत फेमस एक ब्यूरोक्रेट होते हैं ब्रिटेन के। 7 लोगों की एक बॉडी बनाई जाती है, साइमन कमीशन। ये आना तो था एक्चुअली 10 साल के बाद, 1919 में जो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म हुआ था, इसको चेक करने के लिए आना था कि ये सब कैसे काम कर रहा है, ये एक्ट इंडिया में कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसकी रिपोर्ट चेक करने के लिए आते हैं ये लोग। लेकिन आ जाते हैं 1927 में, 16 समय से पहले आ जाते हैं। तो आना इनको 10 साल बाद होता है, 1929 में आना होता है, 2 साल पहले आ जाते हैं। इसीलिए साइमन गो बैक के नारे लगते हैं कि और उसमें एक रीज़न और होता है साइमन गो बैक के नारे लगने का, क्योंकि साइमन कमीशन जो था ये रिपोर्ट बना के तैयार करके देता है, देने के लिए आता है कि हमारा एक्ट कैसा काम कर रहा है। लेकिन इसमें इत्तेफाक की बात यह है कि कोई भी भारतीय, बहुत गलत बात थी ये कि कोई भी भारतीय का इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं अंग्रेज, और इस वजह से भारतीयों के अंदर एक जुनून जागता है, गुस्सा उमड़ता है कि ये बता रहे हैं कि हम आपके देश में क्या हो रहा है और हमारा ही कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें रिपोर्ट ही खुद से बना के देंगे, तो ये तो नहीं सही है। तो इस वजह से इंडियंस इसका विरोध करते हैं। सबसे इसमें अगर बहुत मेमोरेबल कोई इंसिडेंट है तो वो एक तो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को लखनऊ में मारा जाता है। दूसरा लाला लाजपत राय, जिन पे लाठियां बरसाई जाती हैं अमृतसर में, और वो इतना इंजर्ड हो जाते हैं कि उनकी मौत हो जाती है, और साइमन गो बैक के नारे लगाते लगाते। तो ये साइमन अपनी रिपोर्ट में क्या दिखता है कि ये एबॉलिश कर देते हैं डायरकी को। तो हम साइमन तक हमारा हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया, उसमें क्या हुआ। एक्चुअली 1919 में जो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म आया, उसको हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, इसको हमारा जो इंडियन संविधान है, ज़्यादातर सेक्शंस जो हैं हमने वहीं से कॉपी करे हैं, उसको इंडियन कंटेक्स्ट में कन्वर्ट करके ज़्यादातर चीज़ें हमने वहाँ से कॉपी करी हैं। तो 1935 में एक्ट आता है। इसमें ये एक तरीके से संविधान बना के दे ही देते हैं। इस बार इसमें क्या होता है, 321 सेक्शन होते हैं और 10 के आसपास शेड्यूल होते हैं। तो ये पूरी तरीके से एक तरीके से संविधान बना के रिप्रेजेंट किया जाता है 1935 में। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो पहला तो इसका फीचर यही होता है कि ये सेंट्रल और प्रोविंस के बीच में पावर डिवाइड करते हैं, और ऑल इंडिया फेडरेशन इनका मकसद होता है, संघवाद के ढांचा को तैयार करना इस एक्ट के अनुसार। और 3 लिस्ट बनाई जाती हैं, प्रोविंशियल लिस्ट, फेडरल लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। इसी से हमारा जो स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, हमने यहीं से लिया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो जो फेडरल लिस्ट होती है, जैसे अब यूनियन लिस्ट है, उसमें सेंट्रल रूल बना सकता है, प्रोविंशियल लिस्ट में प्रोविंस बना सकते हैं रूल, और जो कनकरेंट होती है उसमें दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर सेंट्रल बनाता है तो वो ज़्यादा एप्लीकेबल होगा। तो इसमें से जो फेडरल लिस्ट होती है उसमें होते हैं ऑलमोस्ट 59 आइटम्स, और जो कनकरेंट लिस्ट होती है और स्टेट आपकी प्रोविंशियल लिस्ट होती है, इसमें होते हैं 36 दोनों में 36 आइटम्स होते हैं, जिन पे स्टेट प्रोविंस और कानून बना सकता है, और कनकरेंट में दोनों लोग कानून बना सकते हैं। और इसमें डायरकी को अबॉलिश किया जाता है।
11 में से 6 प्रोविंस को 11 में से 6 प्रोविंस में बाइकैमरलिज्म आता है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे फोकस किया जाता है कि वो अपने अधिकार भी उनके कुछ हैं, वो भी कुछ फैसले ले सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और नहीं होती, सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया जाता है डिप्रेस क्लासेस, लेबर और वुमेन के लिए। और काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया जाता है और एक्सटेंड करते हैं फ्रेंचाइजी को, वोटिंग राइट्स। ऑलमोस्ट 10% लोगों को वोटिंग राइट्स भी दे दिया जाता है। अगर हम अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करें, इंडिया में 61st अमेंडमेंट एक्ट, 86 एजुकेशन वाला है। 61st अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारी एज, वोटिंग राइट्स जो थे इंडिया के अंदर, हमारी एज पहले 21 ईयर हुआ करती थी, उसको 61st अमेंडमेंट के थ्रू एज को घटाकर 18 ईयर किया गया। 86 अमेंडमेंट जो है वो है हमारा राइट टू एजुकेशन वाला। ओके, तो अभी हम आगे बात करते हैं इसी के बारे में। और हाँ, इसमें एक चीज़ और होती है, आरबीआई बनाई जाती है, आरबीआई इस्टेब्लिश करी जाती है और फेडरल कोड बनाई जाती है, जो कि जैसे सुप्रीम कोर्ट थी उसके वो कोलकाता में बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद 1937 में एक फेडरल कोर्ट का निर्माण किया जाता है। फिर आता है फाइनली 1947 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। इसमें क्या होता है, इंडिया का पार्टीशन होता है, पाकिस्तान बनता है। जो बांग्लादेश है इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते हैं, जो अभी वाला पाकिस्तान है उसको पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बोलते हैं, और इंडिया अलग डिवाइड होता है। और जो लोग और इस एक्ट में एक और नियम होता है, जो प्रोविंशियल स्टेट्स नहीं जाना चाहते इंडिया और पाकिस्तान के साथ, वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो हालांकि बाद में पूरे इंडिया को यूनाइट करने का काम जेवीपी कमेटी करती है, जवाहरलाल नेहरू, पतबी सीतारमैया और सरदार पटेल। तो ये तीनों लोग मिलकर जेवीपी कमेटी के तहत इन लोगों ने पूरे इंडिया को यूनाइट किया। इसमें सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही, नेहरू की भी रही और पतबी सीतारमैया की भी रही। इसमें 3 स्टेट्स ऐसे थे जो कि किसी के साथ नहीं जुड़ने की बात कर रहे थे। पहला था कश्मीर, दूसरा था जूनागढ़, तीसरा था हैदराबाद। तो हैदराबाद को पुलिस फोर्स की मदद से यूनाइट किया गया, इंडिया में जोड़ा गया, और जूनागढ़ को रेफरेंडम के थ्रू जोड़ा गया, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू हमने कश्मीर को इंडिया के अंदर मिलाया उस टाइम पे। तो अभी हम पूरा पढ़ चुके हैं कि फ्रेमवर्क कहाँ से तैयार हुआ संविधान का। अब हम आगे वाले में पढ़ेंगे कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फर्स्ट चैप्टर आपका एंड होता है। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, हो सकता है किसी गरीब का भला हो जाए। और आप सबका शुक्रिया, पूरे लेक्चर को देखने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट फेज में हम पढ़ेंगे कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ये होगा हमारा अगला चैप्टर।